हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं प्रियांशी परीक्षा मैनिया के इस चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम ज्योग्राफी की प्रैक्टिस सीरीज कर रहे हैं और आपका पेपर भी अब तो नज़दीक आ गया है, तो उसी के साथ ज्योग्राफी की प्रैक्टिस सीरीज में हमने लास्ट में कुछ क्वेश्चंस देखे थे रिवर सिस्टम से, जो भी उसके मिसलेनियस क्वेश्चंस थे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मानसून, वर्षा से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, और उसमें कुछ क्वेश्चंस हमारे रहेंगे मिट्टी से रिलेटेड, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किए हैं। जो भी बच्चे न्यू हैं वो उस लेक्चर्स को जाके देख लें, फिर यहाँ पे हम प्रैक्टिस सीरीज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के क्लासेस में क्वेश्चंस के। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई थी। जो भी बच्चे नए हैं उनको बता दूं कि इस वाले टॉपिक को हम अपनी डिटेल्ड क्लास में देख चुके हैं, तो जो इसे मैं डिटेल्ड में ना बता के केवल सीधे क्वेश्चंस कराती रहूंगी। जहां मुझे लगेगा आपके हिसाब से ज़रूरत है कॉन्सेप्ट को समझाने की, वहां मैं ट्राई करूंगी कि आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो ये हमने देखा था लास्ट प्रीवियस क्लास में कि मानसून शब्द किससे उत्पत्ति हुई है। जब हमने मानसून को पढ़ाया था तो हमने देखा था भारत में मानसून कैसे आते हैं, है ना। साउथ वेस्ट मानसून है, अरब सागर की ब्रांच है, बंगाल की खाड़ी है, नॉर्थ ईस्ट मानसून है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से कहाँ कहाँ वर्षा होती है, कितनी वर्षा होती है, क्यों होती है, ये सब रीजन हमने जाना था। यहाँ पे हम सीधे क्वेश्चंस पे बात करते हैं कि मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। तो मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? अरबी भाषा के शब्द से हुई है, हिंदी भाषा से हुई है, स्पेनिश से हुई है कि आंग्ल भाषा से हुई है? बताइए आंसर क्या होगा। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है किस भाषा के शब्द से हुई है? अरबी भाषा से, स्पेनिश से, हिंदी से, आंग्ल भाषा से। ऑप्शन ए अरबी भाषा से, वेरी गुड। ठीक है, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम से हुई है। किस शब्द से हुई है? मौसम से। ठीक है, अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। ओके, तो ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है मानसून के बेसिक क्लास में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? जिन भी बच्चों को लग रहा होगा कि मैम ने आते ही क्लास में क्वेश्चंस करा दिए, जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि वो पहले डिटेल्ड क्लास में देखें, फिर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, तो फिर आपको एकदम फेमिलियर लगेंगे, बिल्कुल भी अलग नहीं लगेंगे। तो भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले हुआ है? डियर फ्रेंड्स, मैंने डिटेल लेक्चर में अगेन मैं बता दे रही हूँ, बताया था मानसून कैसे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे केरला का कोस्ट है, सबसे पहले मानसून कहाँ आते हैं? इनको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। कहाँ से आते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। और ये सबसे पहले कहाँ आते हैं? तो ये सबसे पहले आते हैं केरला में। तो यही प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? क्या वो असम में आते हैं, क्या वेस्ट बंगाल में आते हैं, क्या वो महाराष्ट्र में आते हैं, क्या वो केरल में आते हैं? किस राज्य में सबसे पहले आएंगे? तो मानसून जो आते हैं वो इस तरीके से आते हैं। एक ब्रांच तो यहाँ वेस्टर्न घाट से टकराती है, दूसरी वाली ब्रांच बे ऑफ बंगाल में सीधे पैरेलली चली जाती है। तो यहाँ पे जो मानसून आ रहे हैं वो केरल में आते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कि मानसून का जो आगमन होता है वो सबसे पहले केरला में होता है। भारत में मानसून कितने टाइप्स के होते हैं? तो हमने देखा था एक होता है साउथ वेस्ट मानसून, जहाँ पे सबसे पहले केरल में वर्षा होती है। कितनी बारिश होती है? 200 से 250 mm। ठीक है, इतनी बारिश होती है। और उसके बाद एक जो होता है वो लौटते हुए मानसून होते हैं, जो कि हमारे होते हैं, इन्हें बोलते हैं हम उत्तर पूर्वी मानसून। कौन से मानसून होते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून, जो कि हम जब क्वेश्चन आएगा तब कराते हैं। अभी यहाँ पे इतना ही जानो कि साउथ वेस्ट मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? केरल में होता है। डन, इसको अच्छे से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? यानी कि जो तमिलनाडु है वो भारत में किस मंथ में बारिश प्राप्त करता है? तमिलनाडु किस मंथ में बारिश प्राप्त करता है बताइए। ऑप्शन ए है मार्च से अप्रैल, ऑप्शन बी है सितंबर से अक्टूबर, ऑप्शन जून से जुलाई, या नवंबर दिसंबर। तमिलनाडु है वो मानसून किस मंथ में आते हैं तमिलनाडु में? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जून जुलाई। क्या सोच रहे होंगे? जून जुलाई।
डियर फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर? तमिलनाडु में कब आती है बारिश? सी, सितंबर अक्टूबर। चौमासा सुना है? चौमासा सुना है? जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो जो सितंबर होता है वो जून जुलाई चौमासे का ही लास्ट पीरियड होता है, ये मॉनसून पीरियड ही होता है। ठीक है, ये नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? डी, नवंबर और दिसंबर में। तमिलनाडु में मानसून का सामान्य महीना कौन सा होता है? नवंबर दिसंबर। जैसा कि मैंने अभी बताया, इंडिया में यहां से तिब्बत, ये कौन सा है? तिब्बत का पठार, ये है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार, यहां से लौटते हुए मानसून आते हैं, इन्हें हम बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। इनको क्या नाम दिया गया है? उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में बारिश होती है। ये कब लौटते हैं? जब चौमासा खत्म हो जाता है। कब लौटते हैं? जब 4 महीने बारिश के खत्म हो जाते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु वाला कोस्ट, जो कि साउथ वेस्ट मानसून का वृष्टि छाया प्रदेश है, वहां बारिश प्राप्त होती है। कहां पे? नवंबर दिसंबर के मंथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ठीक है, तो भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? प्रश्न क्या बोल रहा है? भारत की सर्वाधिक वर्षा। डियर फ्रेंड्स, इसको मैं अब यहाँ डिटेल्ड में कराऊं तो फिर डिटेल्ड क्लास का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल्ड क्लास में करा दी हैं। आप इनको डिटेल्ड क्लास में लेक्चर में देख लेना कि क्या है, क्यों, कैसे आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, बाकी तो जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं अपने चैनल से, उनको तो सब समझ में आ ही रहा होगा। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? नॉर्थ ईस्ट मानसून से, जो कि लौटते हुए मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून से, या फिर वापस होते मानसून से, या संवहनिक वर्षा। किससे सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है? डियर फ्रेंड्स, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से होती है। ठीक है, किससे होती है? साउथ वेस्ट मानसून से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। भारत की सर्वाधिक वर्षा किससे प्राप्त होती है? साउथ वेस्ट मानसून से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? यानी कि जो लौटते हुए मानसून है उनसे सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो कौन से स्टेट में होती है? ऑप्शन ए बोल रहा है असम में, ऑप्शन बी बोल रहा है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी बोल रहा है तमिलनाडु, ऑप्शन डी बोल रहा है उड़ीसा। किस राज्य में होती है सबसे अधिक वर्षा? उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उड़ीसा। क्या होगा आंसर? बुरा आंसर दीजिए। तमिलनाडु, वेरी गुड। तो लौटते हुए जो मानसून है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, वहां पे वो सबसे ज्यादा बारिश कहाँ करते हैं? तमिलनाडु में। ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है और आपके लिए भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। मानसून में डियर फ्रेंड्स 4 जो कीवर्ड्स अगर मैं बताऊं, मानसून में अगर 4 में कीवर्ड्स बताऊं तो वो कीवर्ड्स क्या क्या है? मानसून से अगर क्वेश्चन आए तो साउथ वेस्ट मानसून, मानसून से अगर क्वेश्चन आता है तो साउथ वेस्ट मानसून, इसको समझ लो डिटेल्ड में। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून में कौन सा क्वेश्चन आएगा कि इसका पैटर्न क्या है? पैटर्न को जब समझ लोगे तो आप इससे आंसर कर ले जाओगे। पैटर्न को समझ लोगे तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? केरला में। कौन कौन सी ब्रांच कहाँ कहाँ जाती हैं? वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट, ये साउथ वेस्ट मानसून। दूसरा जो टर्म है वो है लौटते हुए मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून। लौटते हुए मानसून, लौटते हुए मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून, या उत्तर पूर्वी मानसून, इसी को हम उत्तर पूर्वी मानसून। इसको समझ लो कि सर्दियों में वर्षा होती है। इससे किस में वर्षा होती है? सर्दियों में। मानसून चैप्टर में बस ये इसी टर्म से क्वेश्चन आएंगे
पहला टर्म क्या बताया था? पहला टर्म बताया था साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। पहला टर्म क्या था? साउथ वेस्ट मानसून, कि केरल में साउथ वेस्ट मानसून से। दूसरा टर्म है लौटते हुए मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून, इससे सर्दी में वर्षा होती है। ये इससे कहाँ होती है? ग्रीष्म ऋतु में। इससे होती है ग्रीष्म ऋतु में। जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो डिटेल्ड क्लास में मैंने इनको बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से करवाया, उनको जाके लेक्चर्स को देखें। और ये शीत ऋतु में, शीत ऋतु में 2 जगह होती है, एक तो होती है लौटते हुए मानसून से, और दूसरी कहाँ होती है शीत ऋतु में? शीत ऋतु में एक तो होती है लौटते हुए मानसून से और दूसरी होती है किससे? शीत ऋतु में दूसरी वर्षा कहाँ से होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु में वर्षा होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो भूमध्य सागर से आती हैं हवाएं, है ना। ये कहाँ वर्षा करती हैं? ये वर्षा करती हैं पंजाब वाले क्षेत्र में या फिर हिमालयन स्टेट में। तो यहाँ से जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ये 3 टर्म से आते हैं। बाकी आपका मानसून हाथ में होगा, इसी से टाइप से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है मैंगो शावर किससे संबंधित है? मैंगो शावर, मैंगो शावर मैंने बताया था ना जब डिटेल्ड क्लास चल रही थी तो मैंने इस पे बहुत अच्छे से चर्चा की थी। मैंगो शावर ऑप्शन क्या है? आमों की बौछार, ऑप्शन बी है आम का टपकना, ऑप्शन डी है आम की फसल, ऑप्शन सी है बिहार और बंगाल। बिहार और बंगाल में मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा को हम क्या बोलते हैं? मैंगो शावर। क्या बोलते हैं? मैंगो शावर। ये इसमें दिया हुआ है बिहार और बंगाल मैंगो शावर के लिए, और मुझे जहां तक याद आ रहा है मैंगो शावर कर्नाटक और केरल में, कर्नाटक एवं केरल में होता यही है। कर्नाटक और केरल में क्या होता है डियर फ्रेंड्स? आपने कुछ टर्म सुने होंगे जैसे लू का चलना, ठीक है, लू आती है। तो कुछ अपने जो राजस्थान वाले क्षेत्र में या वेस्ट यूपी में, हरियाणा में उसको लू बोलते हैं। ऐसे ही बारिश का जो टाइम होता है तो कर्नाटक और केरल में भी ऐसी बारिश होती है। होती है वर्षा ही है, होती है ये वर्षा, लेकिन क्या होती है? कर्नाटक और केरल में होती है, ये बिहार और बंगाल में नहीं होती, ठीक है। बंगाल में इसको क्या बोलते हैं? बंगाल में से बोलते हैं काल वैसाखी। बंगाल में क्या बोलते हैं? काल वैसाखी। देखो जब बारिश बहुत तेज होती है ना तो कर्नाटक और केरल में उस समय आम की फसल हो रही होती है। मैंगो शावर क्या होता है? जब बारिश वाले मौसम में, मानसून के टाइम पे कर्नाटक और केरल में बहुत अच्छे से आम की फसल होती है, और जब बहुत तेज बारिश होती है तो जो आम की जो फसल थी वो क्या हो गए थे? पके हुए आम थे। तो जब बहुत तेज बारिश होगी तो बारिश के साथ जो मैंगो है वो ऐसा लगता है जैसे मैंगो की शावर हो रही है ना। तो इसी वजह से इसको क्या नाम दिया? आम्र वर्षा, ठीक है। ये किससे रिलेटेड टर्म है? बारिश से, ठीक है। वेस्ट बंगाल में ही इसको काल बैसाखी कहते हैं। तो ये कहाँ पे होती है मैंगो शावर? कर्नाटक और केरल में। इसका आंसर क्या होगा? कर्नाटक और केरल में होने वाली वर्षा, नॉट बिहार और बंगाल में, ठीक है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान। आपका जब आंसर आपके पास ऑप्शंस होंगे ना तो बिहार बंगाल अगर आता है तो आप इसको काटना, ठीक है। फिर आम की फसल होती है, हाँ जी होती है। आम का टपकना इससे तो होगा ही नहीं, है ना। आम की बौछार भी नहीं होगा, तो आम की ये बस बिहार और बंगाल की जगह क्या दे देगा? कर्नाटक और केरल। तभी ऑप्शन सुटेबल होगा और सटीक होगा, ठीक है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? बताइए। ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी चेरापूंजी। क्या होगा इसका आंसर? डी। डियर फ्रेंड्स कम पूछ रहा है, ज्यादा नहीं पूछ रहा। चेरापूंजी में तो पहले था, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा मौशीराम में होती है, पहले चेरापूंजी था, वो सबसे अधिक होती है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कम जैसलमेर में भी नहीं होती। कम कहाँ होती है? लेह लद्दाख में, लेह में। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में। जैसलमेर जो राजस्थान वाला एरिया, यहाँ पे थोड़ा बहुत हो जाती है, लेकिन ये वाला जो एरिया है ना जिसे कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं, यहाँ बिल्कुल नहीं होती। जैसलमेर में थोड़ा बहुत होने का कारण ये है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो अधिक होता है, तो यहाँ पे मानसून जो भी पानी वाला स्थान होता है यहाँ बूंदाबांदी हो जाती है। लेकिन यहाँ टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तभी तो मानसून के लिए सबसे बेस्ट सूटेबल कंडीशन होगी। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जहाँ भी पानी होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा,
है ना, इवापोरेशन की प्रोसेस में बारिश हो जाएगी थोड़ा बहुत, जहाँ भी पानी होगा, लेक, तालाब, झीलों में। लेकिन यहाँ क्या होता है, टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, बारिश की कंडीशन बनना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए सबसे कम वर्षा अगर देखा जाए तो लेह लद्दाख में। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे जाओ। राजस्थान में मानते हैं बारिश कम होती है, 25 सेंटीमीटर से कम होती है, लेकिन अगर यहाँ पे दोनों में अगर देखें तो यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन फिर भी हैं, यहाँ बिल्कुल नहीं है, यहाँ बहुत कम है, बहुत माइन्यूट लेवल पे है ना। क्योंकि जब टेम्परेचर कम होगा डियर फ्रेंड्स, जब टेम्परेचर कम होगा, कोल्ड होगा, तो वो जो पानी है क्या वो बाष्प बन के ऊपर उड़ पाएगा? नहीं, वो क्या रहेगा, हैवी वाटर रहेगा। हैवी वाटर हमेशा नीचे ही रहता है, वो ऊपर जा ही नहीं पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका रीजन बताना है, क्यों समझा जाता है। आप सभी जानते हैं कि भारत में वर्षा होती है और मूसलाधार बारिश होती है, 4 महीने जम के बारिश होती है, और बारिश ऐसी होती है कि बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। इतना ज़्यादा पानी है और हमारी पृथ्वी पे भी है ना, इतना ज़्यादा वाटर है, तो फिर क्यों जो है भारत वर्षा का अधिक होते हुए प्यासी धरती समझा जाता है? इतना ज़्यादा बारिश होती है, इतना ज़्यादा बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है, क्यों नहीं है? क्योंकि वाटर मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं है। वहीं अगर हम साउथ में जाएंगे तो साउथ में क्या होता है, वहाँ की छतों पे पूल बना लेते हैं, वाटर को स्टोर कर लेते हैं, है ना, और अपने तालाब बना लेते हैं। वाटर ग्राउंड में क्या बना लेते हैं, तालाब, तो वाटर को स्टोर कर लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की रिपोर्ट्स के अनुसार बहुत जल्दी हमें पानी की जो जल है, जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मेरी आपसे सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्टोर द वाटर, सेव द वाटर। ठीक है, पानी को रिसाइकिल करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, उसकी वैल्यू को समझें, क्योंकि पानी और जो हमारी नेचर से दी हुई चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही अमूल्य हैं। ठीक है, इनका हम पे करके भी इनको नहीं मतलब वो किया जा सकता। इसलिए हम सभी को बहुत ही अवेयर रहने की ज़रूरत है, और अपने जो भी फैमिली मेम्बर हैं उनको भी ये मैसेज दें कि वो वाटर को लेके बहुत अवेयर रहें। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका रीजन क्या है कि बारिश इतनी ज़्यादा होती है फिर भी हमारे यहाँ पानी नहीं है, पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। क्या कारण है? पहले जहाँ ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ऊपर होता था, वो ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ही डाउन हो गया है। कुछ आने वाले समय में हम कितना भी मूल्य चुका देंगे लेकिन हमें वाटर नहीं अवेलेबल हो पाएगा। उसका रीजन है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना। क्या आपके हिसाब से ये सही है? ओके, ऑप्शन बी बोल रहा है वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना। ऑप्शन बी बोल रहा है, ऑप्शन सी बोल रहे हैं वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर से होना। ऑप्शन डी बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव। डियर फ्रेंड्स, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका रीजन है वर्षा के पानी का। वर्षा साल भर में कितने दिन होती है? 4 महीने, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब तो क्लाइमेट चेंज की वजह से पैटर्न भी चेंज हो गया है, तो कुछ फिक्स्ड बोल भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वर्षा जो भी होती है, लोग अवेयर नहीं है वाटर को लेके, है ना। स्टोर ये समझते हैं क्या कि ये तो कहीं भी हम अपना खुदाई कर दें पानी निकल आएगा, पर कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है, हमारी जो पीढ़ी है, हम उसको क्या दे पाएंगे? हम क्या दे पाएंगे उसको? तो वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना ये इसका एक कारण है। क्यों? तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? वाटर मैनेजमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, ये हम सभी की प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, ऑप्शन बी बोल रहा है वाटर मैनेजमेंट के लिए बेस्ट एग्जांपल है साउथ के जो वहाँ पे घर हैं, वहाँ पे तालाब बनाए जाते हैं जिससे वर्षा का पानी हो जाता है तो वो पॉन्ड में फिल हो जाता है। और दूसरा क्या बना देते हैं, छतों पे अपना पॉन्ड वाली वो रूफ टॉप बोलते हैं आई थिंक उसको। ठीक है, तो वो बनाइए। दूसरा बोल रहा है वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना। ये भी एकदम सटीक आंसर है। ऑप्शन सी बोल रहा है वर्षा का कुछ थोड़े ही महीने में होना। पूरे साल भर में केवल 4 महीने होती है, और वो भी कुछ पर्टिकुलर एरिया में। तो ये है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा इसका बेस्ट आंसर। इसलिए मैं प्लीज़ मेरे मैसेज को ध्यान से सुनिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए। वाटर कंजर्वेशन।
भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। भारत का जो नॉर्थ इंडिया है वहां पे कब वर्षा होती है? शीत ऋतु में। उसका कारण क्या पूछ रहा है? ये तो साउथ वेस्ट मानसून से तो ग्रीष्म ऋतु में होती है, तो शीत ऋतु में वर्षा का कारण क्या है? ऑप्शन ए बोल रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। ठीक है, शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में वर्षा होती है। उत्तरी मैदान के बारे में पूछ रहा है ना, कहाँ? यहाँ की पूछ रहा है। कहाँ पूछ रहा है? यहाँ। तो भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। ऑप्शन ए बोल रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। ऑप्शन बी बोल रहा है बंगाल की खाड़ी के जो ब्रांच है उससे होती है। ऑप्शन सी बोल रहा है अरब सागर वाले मानसून से। ऑप्शन डी बोल रहा है लौटते हुए मानसून से। डियर फ्रेंड्स, पहले टर्म क्या आया? शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो शीत ऋतु में हमने देखा ना, क्या देखा? शीत ऋतु में दो तरीके से वर्षा होती है। एक तो होती है लौटते हुए मानसून से, है ना, जिसे हम उत्तर पूर्वी मानसून भी बोलते हैं। और कौन सी होती है? और दूसरी होती है किससे? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। तो डियर फ्रेंड्स, अब हमारा आंसर क्या हो सकता है? या तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। दो ऑप्शन बचे ना, ये कट गया और ये कट गया। लेकिन उसने क्या बोला? उत्तरी मैदानों में। अगर वो उत्तरी मैदान नहीं लगाता तो हम फंसते, लेकिन उसने क्या बोलते? नॉर्थ इंडिया में। अगर वो यहाँ उत्तरी मैदान नहीं लगाता तो हम बोलते यहाँ भी बारिश होती है और यहाँ भी होती है, लेकिन उसने नॉर्थ इंडिया लगाया। वो यहाँ पूछ रहा है यहाँ जो बारिश होती है वो किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ से, है ना। और अगर साउथ में पूछे तो लौटते हुए मानसून, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में शीत ऋतु के वर्षा के जो क्षेत्र हैं, शीत, अब उसने पूरा ब्रॉड कॉन्सेप्ट ले लिया जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। दोनों जगह शीत ऋतु में वर्षा यहाँ भी होती है और यहाँ भी होती है। तो यहाँ पे इसने स्पेसिफिक कर दिया। इसने नॉर्थ इंडिया पूछा तो हमारा आंसर ये था। अब इसने दोनों पूछ लिया, ये भी। क्या बोल दिया? टोटल शरद ऋतु में वर्षा होती है। कहाँ कहाँ? नॉर्थ इंडिया में भी होती है और साउथ में भी होती है। तो नॉर्थ इंडिया और साउथ, ये उड़ीसा क्या नॉर्थ इंडिया है? ये ईस्ट इंडिया है। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट है। पंजाब और तमिलनाडु, पंजाब तो हो गया प्लेन एरिया और तमिलनाडु हो गया साउथ, ये ठीक है। ऑप्शन डी बोल रहा है तमिलनाडु कर्नाटक केवल साउथ, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा? बी। ऑप्शन क्या होगा? बी। नॉर्थ इंडिया में पंजाब हो गया, साउथ में तमिलनाडु हो गया। तो दोनों एक ही कॉन्सेप्ट से, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन कैसे भी। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ये गलती मत कर देना, प्रश्न को बारीकी से पढ़ना है। कभी कभी क्या होता है, हम लापरवाही में पढ़ते हैं और हम आते हुए क्वेश्चंस को गलत कराते हैं, तो ये मिस्टेक आप मत करना, है ना। ये वाला जो पेन प्लीज़, बहुत ही दुखदाई सा होता है, ये लगता है ओ माय गॉड आते हुए गलत हो गया, तो ये चीज़ मत करना। आगे प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। मैंने अब कुछ प्रश्न कहाँ से आ गए हैं? प्रश्न आए हैं सॉइल से। प्रश्न कहाँ से हैं? सॉइल से। मिट्टी वाला चैप्टर मैंने डिटेल्ड क्लास में करा दिया है। जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं, अगेन उनसे बोल रही हूँ, पीछे जाके प्रीवियस लेक्चर्स में मिट्टी वाला क्वेश्चंस देख लें, भारत की मिट्टियाँ। जब आप उस लेक्चर को देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस लगाने में बहुत मजा आएगा, बहुत इंजॉय करोगे, एंटरटेनमेंट में आपकी स्टडी हो जाएगी, आप फन वे में स्टडी कर लोगे। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बसाल्ट लावा के अपक्षय है? डियर फ्रेंड्स, जब मैंने बसाल्ट लावा के अपक्षय की पूरी स्टोरी सुनाई थी, कैसे बसाल्ट निकला था, प्रायद्वीपीय भारत में वॉल्केनो इरेप्शन हुआ था। वॉल्केनो इरेप्शन के बाद क्या मिलता है? जब वॉल्केनो इरेप्शन होता है तो जमीन पे, इस सरफेस पे दो आकृति बनती है, ग्रेनाइट वाली बनती है, एक बसाल्ट वाली बनती है ना। इग्नियस रॉक से ग्रेनाइट और बसाल्ट। तो बसाल्ट जो था वो किसके अपक्षय के कारण, इससे फिर कौन सी मिट्टी बनती है? क्या जलोढ़ मिट्टी बनती है? क्या लाल मिट्टी बनती है? क्या लेटराइट मिट्टी बनती है? या फिर रेगुर मिट्टी बनती है? बताइए, आंसर दीजिए। बसाल्ट से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? बसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? नहीं समझ पा रहे? इतना इजी क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं? सॉरी। हाँ, काली मिट्टी को ही तो रेगुर मिट्टी बोलते हैं डियर फ्रेंड्स।
यही रेगुर मिट्टी ना काली मिट्टी को ही बोल रहा है। और मुझे लगता है आपने डिटेल क्लास नहीं देखी है। इस पूरी ब्लैक मिट्टी पे मैंने पूरी क्लास दिलवाई थी, इससे कैसे क्या क्या, अब जब मिट्टी पड़े तो मैंने क्या क्या बताया था, इनका ओरिजिन कैसे होता है, बनती कैसी है, फॉर्मेशन कैसे होता है। डियर फ्रेंड्स, जब फॉर्मेशन, आप एक बार क्लास को देख लेना, जब ब्लैक मिट्टी का फॉर्मेशन आपको समझ में आ जाएगा ना, ये बनी कैसे थी, उसका ओरिजिन कैसे हुआ था, आपके सारे आंसर्स का आपको जवाब मिल जाएगा। इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस आएंगे, 10 का आप जवाब दे दोगे। क्या क्या बताया था एक बार रिकॉल कर लेंगे। ब्लैक मिट्टी का ओरिजिन कैसे हुआ था, मैंने बताया था जो हमारा भारत है उसका प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है, मैंने बताया ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था फर्स्ट लेक्चर में, ये अंगारा लैंड, ये गोंडवाना लैंड, तो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था। गोंडवाना लैंड का मतलब है कि प्राचीन काल से भारत वाला जो हिस्सा है वो ये है, ठीक है। तो ये क्या था, यहाँ पे वॉल्केनो इरेप्शन हुआ था। वॉल्केनो इरेप्शन होने से मैंने बताया ना, इग्नियस रॉक दो टाइप में हो जाती है, एक होती है बसाल्ट, एक होता है ग्रेनाइट। तो यहाँ पे क्या हो गया था, बसाल्ट। और बसाल्ट जो दक्कन का पठार है, ये क्या है, दक्कन का पठार पूरा किसका है, बसाल्ट का। दक्कन का पठार किससे बना है, बसाल्ट। और बसाल्ट वाला क्षेत्र कौन कौन सा है, महाराष्ट्र, कर्नाटक है ना, तमिलनाडु का नॉर्थ पार्ट, एमपी का साउथ पार्ट। तो इसका एरिया भी कवर अप हो गया, ओरिजिन भी हो गया, दक्कन का पठार भी हो गया। इसमें कौन सी मिट्टी का फॉर्मेशन हुआ है, ब्लैक। तो ब्लैक बसाल्ट जो है, बसाल्ट से ही तो काली मिट्टी बनी है। एक चूंकि मिट्टी का बनना एक दिन का प्रोसेस नहीं है डियर फ्रेंड्स, इसको बनने में बहुत हजारों साल लगते हैं, ठीक है। तो काली मिट्टी बसाल्ट से बनी टाइम अंतराल के बाद। और जब काली मिट्टी कैसी होती है, इसमें पानी क्या होता है, स्टोर नहीं हो पाता ब्लैक सॉइल में। तो जब सूखा वाला क्षेत्र होता है, जो दक्कन का पठार है, पठारी क्षेत्र है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जब बारिश नहीं होती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। और जब भी बारिश होती है तो उन दरारों में पानी ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाता, पानी नीचे तक नहीं जाता, ऊपर रहता है। तो इसको बोलते हैं दलदल या चिपचिपी मिट्टी। चिपचिपी मिट्टी होने की वजह से इसी को बोलते हैं स्वतः जुताई वाली मिट्टी। स्वतः जुताई वाली मिट्टी यानी कि फार्मर फ्रेंडली, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है ब्लैक मिट्टी से कि इनमें से कौन सी मिट्टी स्वतः जुताई वाली मिट्टी है। इसमें पानी की जो जलधारण क्षमता है सबसे अधिक होती है, क्योंकि पानी नीचे नहीं जाता है। ये सब ब्लैक मिट्टी है। ब्लैक मिट्टी में क्या किस किस की अधिकता होती है, किसकी कमी होती है, ऐसे भी प्रश्न पूछ ले जाता है। तो प्रश्न पूछता है इनमें से किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा कमी पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें ह्यूमस की कमी होती है ना, जो जैव तत्व होते हैं उसकी कमी होती है। इसमें जो हैवी मटेरियल्स है उनकी अधिकता होती है, आयरन अधिक मात्रा में पाया जाता है, चूना पाया जाता है। तो ये सब ब्लैक मिट्टी हो गया। बसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण कौन सी निर्मित हुई है, काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही क्या बोलते हैं, रेगुर मिट्टी। तो अब काली मिट्टी का ओरिजिन कैसे हुआ, यहाँ से ऐसे ओरिजिन हुआ, इस वजह से इसको काली मिट्टी, इसकी जो नेचर है, टेक्सचर है, वो ऐसा है, इसलिए इसे रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, रेगुर किसका ही नाम है। तो अब तो आप बता दोगे किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी बोलते हैं, ब्लैक सॉइल को। किस मिट्टी को बोलते हैं, काली ब्लैक मिट्टी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है। डियर फ्रेंड्स, कपास की खेती मतलब महाराष्ट्र, कर्नाटक। और कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, ब्लैक्स। कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, रेगुर मिट्टी। ये इसका आंसर है लेटराइट का, ठीक है। ये ऑप्शन बी है लेटराइट, ये इसका आंसर नहीं होगा। आप जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ, मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप उस क्लास को देख लोगे ना, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। आप क्वेश्चन का आंसर ना आँख बंद करके लगा दोगे कि ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ठीक है। मुझे अगेन दोबारा वही चीज़ें बार बार बतानी पड़ रही हैं। तो भारत की किस कपास की जो खेती होती है वो रेगुर मिट्टी में होती है। किस में होती है, रेगुर मिट्टी में। ऑप्शन बी है लेटराइट, ऑप्शन सी है जलोढ़ और ऑप्शन डी है लाल। तो इसका आंसर क्या होगा, रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी जलोढ़, ऑप्शन सी काली, ऑप्शन डी चूनेदार। क्या आंसर होगा इसका, आंसर बताइए। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, वेरी गुड, क्या होगा, जलोढ़। अब नेक्स्ट वही जलोढ़ मिट्टी आपने रट तो लिया, कैसे कॉन्सेप्ट याद है, जलोढ़ मिट्टी कैसे बनती है, फॉर्मेशन कैसे होता है, क्यों इसमें जलधारण क्षमता सबसे अधिक होती है, या फिर क्यों सबसे अधिक उपजाऊ होती है, क्यों उपजाऊ होती है।
डियर फ्रेंड्स, इसको देखने के लिए फिर अगेन आप डिटेल्ड क्लास में जाओ, क्योंकि एक लंबी सी स्टोरी है, लेकिन स्टोरी ऐसी है कि आपको उसको मतलब एंटरटेनमेंट वे में देखोगे आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे। जलोढ़ मिट्टी के बारे में, इसको हम बोलते हैं नदियों के अवसाद के द्वारा लाई गई मिट्टी। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? नदियों के अवसाद के द्वारा लाई गई मिट्टी। जब नदियों का ओरिजिन होता है तो वो पहाड़ी क्षेत्र से जब नीचे मैदानी क्षेत्रों में आती हैं तो वो अपने साथ मिट्टी लेके आती हैं। उसी से गंगा का मैदान बना है। मैदान भी कैसे बने? इन मिट्टियों के अवसाद से ही मैदान बने हैं। ठीक है, ये मैंने कनेक्टेड किया था जब मैदान का फॉर्मेशन हुआ। और मिट्टी वाला चैप्टर, ज्योग्राफी अपने आप में एक दूसरे से इंटरलिंक है, चैप्टर कुछ अलग नहीं है। एक चीज का बनना दूसरे के लिए कारण बन जाता है। जैसे लाइफ का साइकिल होता है ना, कनेक्टेड होती हैं चीजें, इधर उधर नहीं होती। हमको दिखने में क्या लगता है? अलग अलग। वैसे ही ये ज्योग्राफी है, दिखने में कैसी लगती है? अलग अलग टॉपिक, पर क्या है? एक दूसरे से लिंक है, कनेक्टेड है चीजें। तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़। ठीक है, क्यों है? इसका कारण वही है, अवसाद जब वहां से लेके उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, वेस्ट बंगाल वहां जाएगी तो इसमें क्या हो जाएगा? जगह जगह से जो सेडिमेंट्स एक दूसरे से बहुत सारी चीजें इसमें मिलती रहेंगी, पानी के साथ बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और फार्मर जब खेती करते हैं तो उनके लिए क्या सबसे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है? ह्यूमस होता है ना। खेती कहाँ ज़्यादा अच्छी होगी? जहाँ फर्टिलिटी अच्छी होगी, उर्वरक क्षमता ज़्यादा अच्छी होगी। और फर्टिलिटी कहाँ अच्छी होगी? जहाँ मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होगी। होता है ना, खाद डालते हैं ना, वही ह्यूमस है। जब खेती करते हैं तो खाद डालते हैं ना, तो वही ह्यूमस है। तो यही कारण है इसका, जलोढ़ मिट्टी का सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होने का। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के मैंने उसमें एनालिसिस में बताया है कि टाइप 4 टाइप की होती है, भाबर, बांगर, खादर और आपका तराई। तो ये सब उसका पार्ट है। देखो, जलोढ़ मिट्टी से अगेन क्वेश्चन आ गया, गंगा के मैदान की पुरानी जो कछारी मिट्टी है वो क्या कहलाती है? पुरानी कछारी मैंने ऐसे बताया था, यहाँ भाबर होता है, यहाँ तराई होती है। मैं हर चीज़ को अब तक 2 से 4 बार तो कराई चुकी हूँ, ये मैंने 4 बार बता दिया अब तक। भाबर, तराई, और जो पुरानी जलोढ़ होती है इसको बोलते हैं बांगर, और नई जलोढ़ को बोलते हैं खादर। ठीक है, ये जलोढ़ मिट्टी का ही टाइप है। जो पुरानी कछारी मिट्टी बोल रहा है ना, पुरानी मतलब बांगर और नई मतलब खादर, ये नई है। जहाँ नदियाँ, आपने कभी देखा होगा जो नदियों के आसपास का जो क्षेत्र होता है ना, उसको बोलते हैं खादर वाला एरिया। क्या बोलते हैं? खादर, क्योंकि वो नई मिट्टी। जैसे आपने कभी देखा होगा, हमारे यहाँ तो है, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ यमुना नदी है, और यमुना नदी के आसपास जो गाँव बस रहे हैं ना, वहाँ अक्सर बाढ़ आ जाती है उस क्षेत्र में। बोलते हैं खादर में बाढ़ आ गई। क्यों? क्योंकि वो उसी यमुना के क्षेत्र में ही गांव बसे हुए हैं। तो ये हो गई नई जलोढ़, खादर। और नई से जब पुरानी जो होती है उसको बोलते हैं बांगर। तो यही बोल रहा है, जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है, पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? क्या बताया? बांगर। पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर। ठीक है, और भाबर में क्या होता है? नदियां विलुप्त हो जाती हैं। जैसे बाढ़ गंगा बताया था ना मैंने, उत्तराखंड में आप जाओगे बाढ़ गंगा नहाने तो वहां नदियां क्या होती हैं? नीचे आ जाती हैं। पानी जो नीचे रहता है, बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े दिखाई देते हैं। उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? भाबर। और भाबर से नदियां, जब यहाँ पे ये भाबर था, भाबर से जब तराई वाले रीजन में जाती हैं, ठीक है, तराई से फिर पुरानी जलोढ़ बांगर और नई जलोढ़ खादर। ओके, इसका आंसर क्या होगा? बांगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, या जमीन का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए? कोई भी फसल की खेती करने के लिए जो जमीन है, ये मिट्टी है, उसका पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए जिससे फसल अच्छी हो, ये पूछ रहा है ये। तो पीएच वैल्यू टेस्ट किया जाता है, कितना होना चाहिए? क्या 3 होना चाहिए मिट्टी का पीएच वैल्यू, या 4 होना चाहिए, या 9 से 10 होना चाहिए, या 6 से 7 होना चाहिए? पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए बताइए? एक एवरेज सा होता है। वेरी गुड, एवरेज से ही पता चल गया, 6 से 7। इसका आंसर क्या होगा? 6 से 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। तेजाबी मिट्टी, तेजाबी मतलब अम्लीय, एसिडिक, तेजाबी मतलब अम्लीय। अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका यूज किया जाता है? एक ऐसी मिट्टी
जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, उसका टेक्सचर देखा तो कैसी थी वो, तेजाबी या अम्लीय मिट्टी। ठीक है, अम्लीय मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है बताना थोड़ा, एसिडिक कौन सा एरिया होता है अम्लीय मिट्टी। कभी कभी ये प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि अम्लीय मिट्टी इनमें से किस राज्य में पाई जाती है। तो बताओ अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। ऑप्शन ए है लाइम यानी कि चूना, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है जिप्सम, ऑप्शन डी है वेजिटेबल कंपोस्ट। वेजिटेबल कंपोस्ट का मतलब क्या है, वही खाद वगैरह। तो तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए किसका यूज किया जाएगा, जिप्सम का। जिप्सम का क्षारीय मिट्टी को बनाने के लिए किया जाता है। जब मिट्टी क्षारीय हो ना, जब मिट्टी क्षारीय होती है तो उसमें किसका यूज किया जाता है, जिप्सम का। और जो अम्लीय मिट्टी होती है उसमें चूना का यूज किया जाता है। ठीक है, उसमें किसका यूज किया जाता है, चूना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता आ गया। खारापन या क्षारीयता, क्षारीयता की समस्या का समाधान है, किसका यूज किया जाएगा, शुष्क जिप्सम का। वेरी गुड। तो आप ध्यान रखना डियर फ्रेंड्स, जो अम्लीय मिट्टी होती है उसमें हम चूना का यूज करते हैं, और जो क्षारीय मिट्टी होती है, खारी मिट्टी होती है, उसमें हम, तो अम्लीय मिट्टी का जो सबसे ज्यादा क्षेत्र पाया जाता है वो है गुजरात। नमक होता है ना, दांडी मार्च किया था ना, दांडी मार्च गांधी जी ने कहाँ किया था, गुजरात में ही किया था, नमक बनाया था। क्यों, कैसी मिट्टी थी, अम्लीय। कैसी मिट्टी थी, अम्लीय। इसमें किसका यूज करेंगे, लाइम या चूना का, जिससे खेती अच्छे से हो जाए। वही क्षारीय मिट्टी सबसे ज्यादा किस रीजन में पाई जाती है, यूपी में। क्षारीय मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, यूपी में। ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि किस राज्य में क्षारीय मिट्टी का सबसे ज्यादा प्रतिशत है। और क्षारीय मिट्टी को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी खेती अच्छी हो इसके लिए हम जिप्सम का यूज करेंगे। किसका यूज करें, अब आप क्या हो गए, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन गए आप। ठीक है, आपको पता है कि कैसी मिट्टी में हम किसका यूज करें जिससे कि वहाँ फर्टिलिटी अच्छी हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र। देखो, क्या मुझे पता था एक प्रश्न आएगा, वहीं पे हमने कर लिया। क्या आ गया एक प्रश्न, ऐसे ही आपके एग्जाम में टपकेगा, ऐसे ही आपके एग्जाम में टपकेगा। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र अभी बताया था कहाँ, गांधी जी का दांडी मार्च, गांधी जी का दांडी मार्च। तो ऑप्शन ए गुजरात। ठीक है, ऑप्शन ए गुजरात। क्षारीय मिट्टी को दूर करने के लिए बताओ क्या हो, अभी बताया था क्या, किसका यूज करेंगे, अम्लीय मिट्टी को दूर करने के लिए चूना का यूज किया जाता है। क्षारीय मिट्टी के लिए जिप्सम, क्षारीय मिट्टी के लिए जिप्सम। इसको कनेक्ट कर लो, क्षारीय को जिप्सम से कनेक्ट कर लो। ये ना एक दूसरे के अपोजिट है। जिप्सम ऐसे याद कर लो, जिप्सम जो चिपकाता है, जिप्सम क्या करता है, चिपकाता है, और जो क्षारीय है वो अलग अलग करता है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्षारीय मिट्टी को जिप्सम, क्योंकि वो अलग अलग है, वो क्या है, अलग अलग है, इसीलिए इसमें जिप्सम का यूज किया जाता है। या फिर इस नाम से आपके माइंड में कोई अपनी ओन न्यूमेरिक्स बना लो, ट्रिक्स बना लो कि क्षारीय मिट्टी में जिप्सम का यूज किया जाता है, अम्लीय मिट्टी में चूने का यूज किया जाता है। ठीक है, क्षारीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, गुजरात में। सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र कहाँ है, इरेज, गलत, आप ऐसा ही करोगे हैं, सॉरी, बच्चों के चक्कर में मैं भी बोल गई। क्या बताया था, क्या बताया था, सर्वाधिक अम्लीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, गुजरात में। सर्वाधिक अम्लीय मिट्टी गुजरात में पाई जाती है। ओके, तो सर्वाधिक क्षारीय कहाँ पाई जाती है, सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही करवाओगे आप, है ना, यही सब करवाओगे, कोई बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी फ्लो में। निम्न में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। चाय बागानों के लिए कौन सी मिट्टी होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, जलोढ़ होती है, रेगुर होती है। कौन सी मिट्टी होती है चाय बागानों के लिए, ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी जलोढ़, और ऑप्शन डी रेगुर। गलत। जलोढ़ मिट्टी क्या पाई जाएगी, असम और वेस्ट बंगाल में जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी, वेस्ट बंगाल में। वहां पे कैसी मिट्टी पाई जाती है, कैसी मिट्टी पाई जाएगी, क्षारीय।
डियर फ्रेंड्स, आज की जो क्लास थी वो आपकी ज्योग्राफी के, इंडिया ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रीवियस ईयर जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, इसमें आज के क्वेश्चन में मैंने मिट्टी करा दी, और इससे पहले क्या कराया था, इसमें स्टार्टिंग में एक और टॉपिक करा दिया था। तो ये आपकी इंडिया ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट क्लास है। उसके बाद कल से हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस करेंगे। पहले उसमें कॉन्सेप्ट होगा, लास्ट क्लास के 10 मिनट में उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो कराए जाएंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो के कमेंट्स में जरूर लिखना कि ये क्लास आपको कैसी रही, और इसके फीडबैक जरूर देना, जिससे कि मुझे समझ में आए कि मुझे कहाँ और क्या करना है, और आपकी ज़रूरत क्या है, आपको क्या इसमें अच्छा लग रहा है, क्या इसमें और इम्प्रूव किया जा सकता है, वो भी सजेशंस आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में देना। और सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।